आज जो कलाकार जिनसे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं 100 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर राजपाल यादव की। ठीक है तो चौका है और नहीं तो क्या बात है? ये हड़ताल कब खत्म, ये इंटरव्यू कब खत्म होगा? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, प्यार तूने क्या किया, वक्त, माला माल वीकली, हलचल, चुप चुप के, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं, हंगामा, भूल भुलैया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों, आज जो कलाकार जिनसे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं 100 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, बेहतरीन कलाकार, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर राजपाल यादव। राजपाल जी, मांडवी नदी में हम इस भव्य शानदार बोट में क्रूज कर रहे हैं जी हमारे लेफ्ट और आप देख सकते हैं ये पैंजिम है, गोवा की राजधानी। और पीछे जैसे आप देख रहे हैं ये खूबसूरत क्रूज लाइक बोट्स चल रही हैं। ये कसिनोज का नज़ारा आपको मेरे इस साइड आप दिख रहा होगा। कैसा लगा ये सब? गोवा हम पहली बार जब आए तो अब लगभग 23 साल हो गए हैं। अच्छा, गोवा से जुड़े हुए, गोवा में मतलब 99-2000 के आसपास आए हो? 2000 आफ्टर जंगल फिल्म की। ठीक ठीक। तो थैंक्स टू बॉलीवुड, जिसका 100 जन्म तक कर्जा नहीं उतार सकते हैं, कि जिसने मतलब एक गोवा जैसा हमारे जैसे भारत का एक हृदय स्थल होता है जहाँ पे बोलते ना अपना स्वर्ग रूपी घर छोड़ के लोग और एक ऐसे स्वर्ग रूपी स्थान को स्वर्ग में बदलते हैं, वही तो गोवा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अभी गोवा की आपने बात ही छेड़ी है, पहली यादगार कोई चीज़ गोवा की, कहाँ रुके थे, कहाँ ठहरे थे, कुछ याद है? अलग अलग इसमें रुका हूँ, बहुत सारे, जितने लगभग होटल हैं यहाँ पंजिम में या नॉर्थ गोवा में या साउथ गोवा में, तो हर तरीके के होटल, ओके, मतलब 5 स्टार से लेके और 1 स्टार तक, गेस्ट हाउस तक, सब ट्राई किया। सब में अलग अलग ट्राई किया है। 10 साल तो 100% न्यू ईयर गोवा में मना है। क्या बात है! तो मतलब गोवा से काफी गहरा कनेक्शन है। गोवा जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, पर्यटन, पहाड़ियों का वो संगम है। एग्जैक्टली। जो गोवा की कीमत पता लगती है जब आप अमेरिका जाते हो, आप कनाडा जाते हो। बिल्कुल। अगर कहीं भी जाओ तो वहाँ पे कहीं न कहीं एक रूपता मिलती है। ज़्यादा चेंजेस जो कृत्रिम इंसानों ने बनाई हैं, बिल्डिंगें या रोड्स, उनमें ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन गोवा जब आप आते हो तो आपको 24 घंटे में 24 कलर भी देखने को मिलते हैं और 24 जीवन भी देखने को ये तो है, मिलते हैं। ये गोवा एक ऐसा ब्यूटीफुल प्लेस है, एक ऐसी ब्यूटीफुल चौपाल है जहाँ पे एक बच्चे से लेके बूढ़े तक सब अपने अपने तरीके से सब जो है एंजॉय कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। ये तो बात ही गोवा की। मतलब भाई तो कंटिन्यू गोवा, क्या बात है! आपने जो गोवा का विवरण दिया ना, आई थिंक मैं खुद गोवा में रहता हूँ। बोला जाता है 2 तक कि मैं खुद गोवा में रहता हूँ। मुझे खुद बोलते हैं ना, गोवा की ये परिभाषा पता नहीं थी जो आज आपसे सुनी हमने। नहीं, लेकिन हम अभिनय के अलावा हमेशा जब हम लोग चिंतन करते हैं तो एक 2 तक होता है ना, कि जैसे प्रमाण होता है। तो एक लाइन में अगर गोवा बोलना हो तो गोवा एक ऐसा स्थान जो जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, पर्यटन, पहाड़ी का 2 तक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इससे साफ जाहिर होता है कि आप ट्रैवलर भी हैं। अच्छा राजपाल जी, आपके बचपन की बात की जाए, शाहजहाँपुर जो कि यूपी में एक छोटा सा गांव है, कस्बा है, वहाँ आपका जन्म हुआ। इसके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, लोगों ने ऑफ कोर्स काफ़ी पढ़ा है, सुना है इंटरव्यूज़ में आपको। मैं उसके बारे में बात नहीं करता। आपकी कहानी जो है वो शुरुआत हम करते हैं NSD, NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बेसिकली शाहजहाँपुर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि छोटा सा गांव है, वहाँ क्या नाट्य को लेके, ड्रामा को लेके, कला को लेके क्या इतनी अवेयरनेस थी
कि आप एनएसडी तक पहुंचे, ये कहाँ से हुआ और ये सफ़र कैसे हुआ? शाहजहाँपुर से 50 किलोमीटर दूर गांव है कुंडरा, जहां हमारा जन्म हुआ। लखनऊ से कितना दूर है? लखनऊ से 170 किलोमीटर अच्छा, शाहजहाँपुर, ठीक है। पश्चिम की तरफ। ओके। और शाहजहाँपुर से नॉर्थ में 50 किलोमीटर दूर हमारा गांव है कुंडरा, जहां हम पैदा हुए। ओके ओके। तो शाहजहाँपुर 2 नदियों से बसा हुआ के बीच एक ऐसा जिसको शहीद नगरी, ओके। जिसमें 3 शहीद एक साथ हुए हैं। ठाकुर रोशन सिंह जी, ओके। राम प्रसाद बिस्मिल जी, ओ राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म, यस, और अशफाकुल्ला साहब, अशफाकुल्ला साहब भी, क्या बात है। तो तीन त्रिमूर्तियां ऐसी हुई हैं कि जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। बिल्कुल बिल्कुल, जिन नामों की आपने बात की है, दिग्गज नाम है। मेरे लिए तो बोलते हैं ना कि एक आई ओपनर है कि शाहजहाँपुर में इनका जन्म हुआ। और शाहजहाँपुर का रंगमंच बहुत सक्रिय रंगमंच है शाहजहाँपुर। ओह अच्छा। लगभग आज कम से कम शाहजहाँपुर में 250-300 बच्चे बच्चियाँ जो अलग अलग संस्थाओं में काम करते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। और बहुत सारी पुरानी और नई संस्थाएं हैं अलग अलग, जो मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा चलाई जाती है। पहले इप्टा भी था। अच्छा। तो मतलब जहाँ इप्टा सक्रिय हो, फिर तो कला के क्षेत्र में काफी काम हो रहा है। 100% कला नगरी है शाहजहाँपुर। Exactly. पूरा रुहेलखंड कला नगरी से ओतप्रोत है। अच्छा। शाहजहाँपुर में जब तक हम थे, गांव से लेके शाहजहाँपुर तक, तब तक हमें हाइट का कभी एहसास नहीं था। अच्छा, तो ये एहसास किसने दिलवाया? क्योंकि शाहजहाँपुर की नगरी में इतनी ऊर्जा है कि हर आदमी 100 फीट का पैदा होता है। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल, बिलीव करिए। बिल्कुल आप। बिल्कुल। लेकिन जब जो आपने बताया कि जैसे फिर पहुंचा डीएनए भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ, तब तलफ्फुज़ की सुधारने की समझ में आई। अच्छा अच्छा अच्छा। तब एक्चुअली शाहजहाँपुर समझ पाए। ओके। पहले तो जो मन में आया। तो या शाम, लखनऊ की शाम कैसी है, लखनऊ की शाम कैसी है, बिल्कुल। इसलिए हम शाहजहाँपुर लखनऊ दिल्ली को अपनी शिक्षण भूमि मानते हैं। एग्जैक्टली। तो जब वहाँ पे तलफ्फुज़ ही सीख पाए तब तक 2 साल निकल गए। ठीक है। लेकिन जब दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में पूरे देश के अभिनेता अभिनेत्रियों का सामना हुआ और जब नाटकों में काम करना शुरू हुआ तो वहाँ पे हाइट और फाइट की जंग पता लगी, जो आपने प्रश्न हाँ हाँ हाँ, समझ गया। सो ये थी बात एनएसडी की, क्योंकि अभी एनएसडी की चर्चा चल रही है। तो एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जब आप पास आउट हुए, आप उसके बाद गए बम्बई। लेकिन ये जो जर्नी थी, आई थिंक 94 में आपने 94 में एनएसडी ज्वाइन किया और 97 पास आउट। 97 पास आउट हुए। बट इतना बड़ा डिसीजन कि बॉम्बे जाना, किसी ने कुछ बोला था कि आ जाओ भाई आ जाओ, बहुत काम है यहाँ पे, ऐसा कुछ? इतना बड़ा साहस कैसे किया? क्योंकि बम्बई जाना लोगों को लगता है आसान है, बट आसान नहीं है। मंजिल जब दिख जाए तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी पीड़ाएं आसान हो जाती हैं। शाहजहाँपुर में 90 के आसपास विभा मिश्रा जी ने एक नाटक करवाया था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। अच्छा। तो हमारे शहर का एक जो लड़का है वो सीरियल में आया था। अच्छा। तो बोले राजपाल यार तुम क्या करते हो? हाँ। तो मैंने कहा कि अगली मंजिल तो हमारी भी कुछ ऐसी है। बिल्कुल। हाँ। तो बोले यार तुम ऐसे घर घर कुत्ते घास खा लें तो हो गया काम। हाँ, ये कद ये काठी क्या करोगे? ये हमारे दोस्तों ने जो हमारे साथ में थोड़ा पढ़ते थे, ये उन्होंने बोल दिया। हाँ, और आपने सीरियस ले लिया। लेकिन उनकी बात मस्खरागिरी में निकली और हमने इसको मशविरागिरी में ले लिया और हमने इसको मशविरा मान के बाद में आज तक मस्खरागिरी में बदल रहा हूँ। सही है। सो आई थिंक उन दोस्तों का भी धन्यवाद जिन्होंने वो व्यंग्य कसा और राजपाल को पुश किया कि उसके बाद में जो बीएनए था, एनएसडी था और मुंबई था, ये हमारे अलग अलग पायदान थे। अच्छा। हम कभी भी जब कक्षा 3 फर्स्ट टाइम हमने कि 7-8 साल का बच्चा होता है, जब पहली बार स्कूल 15 अगस्त 26 जनवरी को कविता सुनाने गए, तो जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की चनी मतलब पैर, हाथ पैर सब कांपने लगे, रोने राने लगा। तो टीचर ने, वही समय होता है जब बच्चे को बोलते हैं ना, प्रोत्साहन, एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। नहीं, मैं थैंक यू बोलता हूँ टीचर साहब का कि जिन्होंने मुझे पुचकारा और बाद में रबर इनाम में दी। ओहो, रबर इनाम में मिली। अच्छा, वो जो हम मिटाते थे। हाँ। और उसके बाद में वो साल भर में डरता रहा कि अब की जब दोबारा बच्चों के नाम लिखे गए तो हमने
एक चुटकुला सुनाया, तो चुटकुले में हमें पेंसिल इनामें मिली। अच्छा। फिर तीसरी बार हमने एक चुटकुला सुनाया तो हमें तौलिया इनामें मिली। अच्छा, ये कौन सी कक्षा की बात है? ये मतलब 7 से पहले 11-12 साल की उम्र के पहले का कांड है। हाँ। जो भी है, आज मेरी ज़िंदगी में 2 कमरे 3 कमरे अगर सब अवार्ड इकट्ठे कर लिए जाएं तो 2-3 कमरे आराम से भगवान के आपके सबकी जनता जनार्दन की देश दुनिया की पूरी कृपा है आप लोगों की कि भर गए। लेकिन वो पहली रबर और दूसरी पेंसिल और और तीसरी तौलिया। अच्छा। तो आज भी इस क्रिएटिविटी के माहौल में पेंसिल से लिखता हूँ, रबर से मिटाता हूँ, तौलिया साथ में ताकि तन ढकता। क्या बात है भाई, तौलिया साथ में रहे ताकि तन ढका रहे। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें तो हमें लगता है कि डिसीजन यही कैरेक्टर डिफाइन करती हैं आदमी का। हाँ, कंफ्यूज कभी नहीं थे। हाँ। अब हमने एनएसडी की बात की, जब आप बॉम्बे पहुँचे तो आई थिंक सबसे पहला जो आपने काम किया वो किया था ये मुंगेरी लाल के भाई नौरंगी लाल, वो आपका पहला काम था? नहीं, हमारा पहला काम मतलब सीरियल का लीड रोल पहला था। अच्छा, ओके, उससे पहले सीरियल कर चुके थे? हाँ, सीरियल क्या हुआ कि एक हमारे एनएसडी के दौरान जब हम लोगों का फेयरवेल होने वाला था, तो एक देवेंद्र अंकुर जी की कहानियाँ लास्ट हमारी परफॉर्मेंस थी, और वहाँ पे एक स्वराज की मंजू सिंह प्रोड्यूसर थी, तो उन्होंने दिल्ली में हमारा एक शो देखा था। अच्छा। मंजू जी ने। अच्छा। तो नंबर दे के आई थी कि जब तुम मुंबई, आप क्या करोगे, थिएटर करोगे कि मुंबई आओगे? तो हमने उनसे कहा कि नहीं, मुंबई आऊँगा और ट्राई करूँगा, क्योंकि चैलेंज बहुत मिल चुके थे खूब अच्छे से। तो हमने कहा कि जो भी चुनौतियाँ हैं, जब तक उनको सबको ना देख लिया जाए तब तक चुनाव करना बड़ा मुश्किल है कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे कहाँ पे काम करना है। हम 3-4 लड़के थे, मुंबई पहुँचे। हम बॉम्बे नहीं पहुँचे, हम मुंबई पहुँचे, क्योंकि तब तक बॉम्बे का नाम मुंबई हो चुका था। मेरा जन्म कर्म भूमि के रूप में मुंबई में हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो मुंबई में जब गोरेगांव ईस्ट में रुके चारों लड़के, हम लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट था कि हम भाई देखो, चारों में किसी को भी काम मिल गया तो हम साल भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। तो हम साल भर का राशन पानी जितना भी, कि महीने का किराया कितना होगा, तो 12 महीने किराया इतना होगा, फिर मतलब इतना खाना खर्चा जाएगा। खाना बनाने के बहुत शौकीन थे। आज मतलब टाइम नहीं मिलता, पिछले 10-5 साल से शौक रखते हैं, लेकिन 8-10 साल खाना खूब बनाया हमने, और हम इंजॉय करते थे खाना बनाने में। दिन भर एक्टिंग की, और शाम को जो मतलब अब फिर किचन में किसी को आना भी पसंद नहीं करता था मैं, कि सब कुछ मेरे हिसाब से कटना, साफ सफाई भी चाहिए, मेरे हिसाब से कटना चाहिए, मेरे हिसाब से उबलना चाहिए, मेरे हिसाब से जो भी है। देखो, असली शेफ वही होता है कि खुद कटिंग करनी, खुद चॉपिंग करनी। आजकल क्या होता है कि सब काट कूट के पड़ा होता है, मैं आया, मैंने तड़का डाला, लगा के बना दिया। वो शेफ नहीं होता, वो सब कट के पड़ा होता है। हाँ। लेकिन उससे इमोशन जुड़ा नहीं होता है। यस। और जब आपके उसमें हाथों से ना, यस, ये तो मैं मानता हूं, तो आपका फिर इमोशन जुड़ता है, इमोशन ही स्वाद होता है। Exactly. अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हो, खाना बना रहे हैं, हाँ, तो दिखेगा वो खाना खाते हुए आपको स्वाद में दिखेगा। ये तो है, उसको शब्दों से नहीं बता सकते। ये तो है। लेकिन अगर वो इमोशन जुड़ा होगा तो कहेंगे यार पता नहीं मसाला वही, लेकिन स्वादिष्ट है। ये तो है। तो वो जो 3 मित्र थे आपके, 4 मित्र थे, तो आज भी उनसे टच में हैं? वो क्या कर रहे हैं? चारों से एक अभी उसको ईश्वर ने बुला लिया। क्या नाम था उनका? अशरफुल हक। ओके। और संजय सोनू, मनोहर तेली, मनोज गोयल, मैं और राजीव जी को हम जानते हैं। तो इवन आपके एक और बैचमेट है 97 पास आउट, दिव्येंदु भट्टाचार्य, काफी अच्छे मित्र हमारे। चेतन पंडित और मेघना मलिक, सुनीता चंद्र रजवार। हाँ जी। ये सभी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टचवुड, कोई टेलीविजन बेस्ड है, कोई बैकग्राउंड बेस्ट है, कोई फोरग्राउंड वेब सीरीज में है ना, सब में मतलब अच्छा है। हाँ, सब अपने अच्छी सब सेट हो गए हैं। हाँ। लेकिन लगातार कहाँ रेस हो रही है मनोरंजन की, उस पे हम लोग कहीं भी सड़क से लेके महल तक कहीं भी हिस्सा लेने के लिए तैयार ही रहते। चलिए बढ़िया। इसका मतलब ये करते करते आपको सीरियल मिला। सीरियल के बाद ये जो आपकी पहली फिल्म थी, पहली फिल्म कौन सी थी? शूल, जो आपका एक मैंने उससे पहले एक फिल्म थी लक लक लकीरें की,
ये चल रहा था, उसी समय प्रकाश झा साहब का मृत्युदंड बनाई थी और उस समय उनका अगली फिल्म शुरू होने के लिए 5-6 महीने का गैप था। तो उन्होंने एक सीरियल बनाया था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उसका सिक्वल उनके मन में आया कि मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल बनाया जाए। अच्छा। तो उस समय हम NSD से तो उन्होंने जो है हम मिलने गए, अंजनी जी ने हमें मिलवाया और प्रकाश जी ने पहली बार देख के ही हमें फाइनल कर दिया था कि आप जो है वो नौरंगी लाल है। क्या बात। और नौरंगी और लाल काफी सराहा गया था दूरदर्शन पर, दूरदर्शन पे अच्छा था। हाँ, और उस समय जो है वो DD1 से जो है चैनल्स एक पहले 3 आए, फिर ये आया, फिर वो आया, 9, 10, 11, 12 धीरे धीरे चैनलों की लाइन लगने लगी। जब प्रकाश झा जी ने जब ये सीरियल 26 एपिसोड का हमने कंप्लीट किया, उसके बाद हमने एक दिन सोचा कि आज से मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा कि मैं किस सीरियल में काम करता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे मंजिल आपकी फिल्में, जब सीरियल में आप कमिटमेंट हो जाता है आपका अगर हर सप्ताह एपिसोड आना है तो आप फिर सीरियल में फिर आपको 20 डेज सीरियल में ही देने पड़े। बिल्कुल। और फिल्म में कोई भी प्रोड्यूसर आपको कहीं ले जाता है, अलग अलग दुनिया में कहीं भी जहाँ भी शूटिंग करेगा। तो मैंने सोचा कि अब सीरियल के फिल्म के लिए भी ट्राई कर लूँ। ठीक है। और सीरियल मिल जाएगा तो सीरियल भी करूँगा, लेकिन जब फिल्म के लिए तो एक सीन मिला। एक दिन पृथ्वी थिएटर में बैठे थे, हम थे, बहुत सारे लोग थे और अनुराग कश्यप बोले कि तुम लोग ये सुनो, वो उधर फिल्म बन रही है एक जिसका नाम है शूल, मैं लिख रहा हूँ, मुझे लिखने को मिली है। अच्छा, उन्होंने लिखा। हाँ, ठीक है। और तुम लोग अपने अपने फ़ोटो दे आना। तो हम लोग दूसरे दिन पहुँच गए, सबने जाके अपने अपने फ़ोटो दे दिए। फिर मुझे एक दिन जब मिलने गए तो मुझे ई निवास मिले। ई निवास ने कहा कि 3 लाइन है, बोल पाना ठीक से। तो मैं उनसे नहीं कह पाया कि मैंने प्रकाश झा जी के साथ अभी मैं लीड कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं सर, पूरी कोशिश करूँगा बोलने की। और उसमें मुझे मिला कुली का रोल, नवाज भाई को एक वेटर का रोल मिला, और संजय सोनू जो हमारा रूममेट था उसको एक वो दीवार गुंडा बैठे रहते उनका ये सब हमारे ग्रुप के लड़के हैं जिनको ये रोल मिले। और आई थिंक आप जिस रोल की बात कर रहे हैं, भले ही वो 4-5 मिनट का रोल था, लेकिन आप अगर YouTube पे देखेंगे ना, वो काफी बार देखा गया। नहीं, वो सिंपल सा सीन था भाई मेरे। वो उस रोल का एक इतना रवि भाई कमाल वो था कि बेतिया मोतिहारी बिहार में है, वहाँ शूटिंग हुई थी। अच्छा। और मनोज भाई से जब हम लोग बैठे तो हमने कहा कि ये कुली जो है बिहार का, और कुली के हिसाब से इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करें। हाँ, जो उसका बॉडी लैंग्वेज और जो एक अखड़पन होता है ना। मनोज बोले कि करो ब्रदर। तो हम लोगों ने वो इम्प्रोवाइज करना शुरू किया। तो बड़ा अच्छे से अनुराग कश्यप इतने खुश हुए, बोले कि ये आप लोगों ने, हमने सबने मिलके इतना अच्छा 3 लाइन का 12-13 लाइन का बन गया था। और जब रामू जी ने देखा तो रामू जी ने मुझे बुलवाया, वो उस समय मस्त कर रहे थे। अच्छा। और बोले, हमें खूब याद है उनकी लाइन की कमालिस्तान में, यू हैव डन वंडरफुल जॉब। और मैं थैंक यू सर बोले कि एक मैं फिल्म मस्त कर रहा हूँ, तुम आओ। तो उसमें मुझे 4-5 क्लोजअप के लिए उन्होंने बुलाया। उनके दिमाग में ये जंगल फिल्म चल रही थी। और उधर महेश भट्ट साहब ने, कि मनोज भाई बोले कि भट्ट साहब तेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा वो सीन। तो फिर आई थिंक मस्त रिलीज़ हुई और जंगल अनाउंस हुई। और जंगल में एक हेंचमैन का जो रोल, मतलब एक ऐसे साइकिक रोल, और वो जब रामू जी ने हमें दिया तो आई थिंक जंगल से हमारी लाइफ में आज तक मंगल है। सही है। अच्छा राजपाल जी, क्योंकि बात चली थी राम गोपाल वर्मा जी की, सो अगर आपके करियर को अगर एक ब्रेक किया जाए ऐसे पार्ट्स बाय पार्ट, तो पहला एक दौर था राम गोपाल वर्मा का, दूसरा दौर था प्रियदर्शन का, तीसरा था डेविड धवन साहब का। ये आपका सक्सेसफुल दौर था इन तीनों के साथ। इसके बाद फिर एक छोटा सा डल पीरियड आया और फिर राजपाल यादव बाउंस बैक हुआ, है ना। तो आप इस तीनों का जो समागम है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको कैसे देखते हैं? बाकी लोगों के साथ भी आपने काफ़ी हिट काम किया, बट इनके साथ आपकी ट्यूनिंग कुछ अलग लेवल की थी, कैसे देखते हैं? अब जैसे ब्रदर, मैं आपको बोलूं कि पिछले 2000 जुलाई में जंगल रिलीज़ हुई थी और आज 22 साल हो गए।
तो 22 साल में रिलीज अनरिलीज और 100 के ऊपर फिल्में। मतलब एक सीन, दो सीन, नेगेटिव पॉजिटिव और गेस्ट अपीयरेंस और फिर मेन लीड और कॉमिक लीड, ऐसी सब मिला लें तो लगभग 200 फिल्मों के आसपास रिलीज सब मिला के, जिसमें 90% कैरेक्टर सुपरहिट होने का सौभाग्य मिला। हाँ बिल्कुल, ये तो है। और कोई के दुख सबसे ज़्यादा ये 3 डायरेक्टर जो मिल गए हमें ना जिंदगी में। यस। अब हमें 300 डायरेक्टर मिले तो मेरे जिगर के टुकड़े हैं। ये तीनों विद्यालय हैं, विद्यालय, बिल्कुल। जो ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमने लगभग 17 फिल्में रामू जी के बैनर से और कुछ फिल्में रामू जी के डायरेक्शन में की। लगभग 12 फिल्में हमने प्रियदर्शन जी के साथ की, लगभग 12 फिल्में डेविड साहब के साथ की हूँ। और डेविड साहब और प्रियन जी और रामू जी के साथ काम करते करते, जैसे सलमान खान साहब से लेके, अजय देवगन जी से लेके, अक्षय कुमार जी से लेके, शाहरुख खान साहब से लेके बच्चन साहब तक, सबके साथ काम करने का खूब सौभाग्य मिला 20 साल। और आई एम अ लकीएस्ट गाय इन दिस अर्थ कि आज 20 साल बाद हमारे लिए पूरा कार्तिक आर्यन और वरुण धवन जैसे लड़कों ने हमें इतना प्यार दे के दिया कि हम जब जाते हैं तो हमें लगता है इनके सामने तो अभी मेरा जन्म हुआ है। क्या बात है। तो बिल्कुल। बच्चा बना और मैं जीवन भर बच्चा ही रहना चाहता और हूँ। ये एक्टर के अंदर ये होना चाहिए, ये जिंदगी भर जीवित रहनी चाहिए ये चीज। आफ्टर यार मेरा जन्म तो अभी हुआ है। आफ्टर 45 रवि बाबू, एक्टर का जन्म ही होता है। यस यस, डेफिनेटली। 40 साल 45 साल तक, पहले 25 साल तक घर बर्बाद, घर कैसा कहते हैं ना, बसेगा। जितनी पुरानी वाइन हो उतना मजा आता है। एक्चुअली कला के साथ यही है, कला सबसे, संसार की जो चीज़, हवा सबसे पुरानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कला सबसे पुरानी है। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो कि आप 20-25 साल तक अपन घर परिवार नौकरी उसमें सेट रह जाते हैं। बिल्कुल। फिर 10-15 साल जब बोलते जीवन की पाठशाला में जाते हो, स्कूलों से निकल के, और फिर जब आप ये पाठशालाओं में घूमते हो जहाँ पे बाउंड्रीज नहीं है और कॉलेज बताने के लिए नहीं है, तो 20 साल इसमें लग जाते हैं। तो एक्चुअली 40-45 साल के बाद में 10-20 साल काम करने के लिए आदमी मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो पाता है। यही हॉलीवुड में है और यही बॉलीवुड में है। ये तो है, बिल्कुल सही। तो अभी तो मैं ये कहूँ कि मैं तो खैर जीवन भर बच्चे रहना चाहता हूँ, उसके अपने कारण कि हमें बच्चा होने में बड़ा मैं अपने आप को सेफ महसूस आप अभी अपने प्राइम पे हैं, बोलते हैं ना, आप एक हर करियर का एक प्राइम होता है। आप अपने करियर के प्राइम पे हैं, जहाँ पे आप इतना बेहतरीन और बढ़िया काम कर रहे हैं और सारे डायरेक्टर्स जो हैं। नहीं, हम ये कह सकते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जहाँ पे अब कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो अच्छा करने का सौभाग्य मिला, कभी एक सीन या 100 सीन के माध्यम से, वो सब मेरा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और आई थिंक एवरी डे इज़ लर्निंग डे, एवरी डे इज़ बिगिनिंग डे। क्योंकि कभी भी आप अगर क्रिकेटर हो, आप खिलाड़ी हो या आप कलाकार हो, आपका कोई दिन ऐसा हो ही नहीं सकता जिस दिन परीक्षा ना हो। ये तो है, बिल्कुल। एवरी डे पहली कॉल ही परीक्षा है बॉस। यस। और कोई इसमें ये बहुत प्राउड वाली बात भी है कि आपको कोई क्षमा भी नहीं है। अगर कल आपने सेंचुरी मारी, पूरा स्टेडियम ताली बजाएगा, और अगर आपने बॉल एक गलत खेली तो फिर आपको पवेलियन जाने से कोई नहीं बचा। तो है, पवेलियन ही जाना पड़ेगा। ये तो है। वही कलाकार, हर दिन आपको परफॉर्म करना है, अपने आप को प्रूव करना है। हर शब्द क्रिएटिविटी की एक बॉल है, उसके सामने बैट है, चारों तरफ फील्डिंग है। आप बॉल फेंकें और आपको बैटिंग और बॉलिंग की टाइमिंग ठीक है तो चौका है, और नहीं तो सही है चौका है। अच्छा राजपाल जी, एक ना बड़ा हट के सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, सोशल मीडिया के रोल को लेके। क्योंकि देखो, हम अभी भी बात कर रहे थे कि आप उस टाइम से हैं जब लोग पेजर यूज़ करते थे कि मैसेज आया आप फ़ोन करने गए। अब क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, यहाँ पे लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, हर बंदे को डेली अपडेट भी डालनी है, पोस्ट भी डालनी है, तो बड़ा दुनिया बड़ी नकली फेक सी हो गई है। आप अपने आप को पैरेलली, जो आज की जनरेशन जिस तरह से चल रही है, आप अपने आप को उनके साथ कैसे चलाते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया में आपको, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आप पे काफ़ी मेम्स बनते हैं, ये हैं वो हैं, आप कितना एक्टिव हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज जो फिल्म प्रमोशंस भी हैं, फिल्म प्रमोशन भी जैसे पहले क्या होता था कि फिल्म रिलीज़ हुई, घर बैठे फ्राइडे है, पता चल जाता था फिल्म चली नहीं चली। दूसरा दौर आया कि
लोग बाहर जाने लगे, मॉल्स में जाने लगे, स्कूल कॉलेजों में जाने लग गए। अब जो आया है सब प्रमोशन, मार्केटिंग सब ऑनलाइन होती है। इंस्टाग्राम, आप जो बड़े बड़े स्टार्स हैं यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, आप उनके शोज़ पे जाते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, उनका रोल कितना बढ़ गया है। तो आप किस तरह देखते हैं इन सब चीज़ों को, ये सोशल मीडिया का पूरा जो चक्र है? देखिए, सोशल मीडिया के बारे में मेरा ये विचार है कि आज सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है। ये तो है। ठीक है, और 100% 99% सोशल मीडिया जो है, जो वी आर ऑल सोशल पीपल, अलग अलग कर्म हो सकते हैं लेकिन जीना तो साथ में है। ये तो है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आज पूरी इंसाइक्लोपीडिया आज सोशल मीडिया है। समय के साथ अपने आप को ढालना पड़ता है। आप पूरी दुनिया का एक जीपीएस में मतलब हर नाम आ चुका है। हम यहाँ पहुँच गए, एक तालाब में पहुँच गए। लेकिन 1% इसका दुरुपयोग जो होता है ना, हाँ। वो बहुत मिसकम्युनिकेशन भी करता है। बिल्कुल। लेकिन आई थिंक 99% तो मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। लेकिन 1% थोड़ा सा कि पता लगा कि आदमी व्यक्तिगत से व्यक्तिगत होके और अपनी जो भड़ासे निकालता है, उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है शांति रखनी चाहिए। कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक किसान है ना, वो सुबह से लेके 12 बजे जब खूब खेत जोतता है, तो 12 से 3 बजे तक वो बिल्कुल पेड़ के नीचे मतलब जीवन की बेस्ट नींद सोता है। फिर वो 4 बजे से, कौन सा किसान ऐसा नहीं चाहता कि मेरी इस बार फसल सबसे अच्छी ना हो? लेकिन फसल अच्छी होती है, कभी कभी नहीं होती। बिल्कुल। वैसे ही मैं अपने सोशल मीडिया के सब भाइयों बहनों को ये बोलना चाहता हूँ कि कितने भी अच्छे मतलब बनाओ और खूब सोशल मीडिया में छाए रहो, लेकिन थोड़ी सी शांति, थोड़ा सुख और थोड़ा धैर्य जरूर रखो। ये जो आपने कहा बिल्कुल सही बात कही। और एक और चीज़ जिससे शांति खो गई है ब्रदर, ये तो रिश्ते जैसे कि मैंने कहा ना, बड़ा नकली सा हो गया है, फेक सा हो गया आप है। पहले हाँ, आप आदमी उठता है, उठते साथ ही पोस्ट डालनी है, अपडेट डालनी है, नहीं डाली तो रे से बाहर हो जाऊंगा। और आजकल क्या है, मैंने सुना है, मुझे इतना पता नहीं, कि कास्टिंग डायरेक्टर्स हों या इवन डायरेक्टर्स हों, वो भी कई बार क्या आर्टिस्ट को लेने से पहले देखते हैं कि इसके कितने फॉलोअर्स हैं। राइट है ना? सो ऐसी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी, तो बड़ा डिफरेंट सा ये सेटअप हो गया है अभी। हाँ, इसके कितने फॉलोअर्स हैं। अब ये फॉलोअर्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे इंस्टाग्राम में मैं एक दिन भाई से कह रहा था, मैंने कहा ये 2.5 मिलियन अपने फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैंने कहा मेरा एक वीडियो तो 100 मिलियन व्यूअर देख लेते हैं। तो हमने कहा मुझे लग रहा था मेरे 10-1100 मिलियन अब तक हो गए होंगे फॉलोअर। बोले मात्र 2.5। तो मुझे, जिसको सातों समंदर पहचानते हैं, वो भी चिंता कर रहा है कि मेरे फॉलोअर कितने। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू आर वेरी राइट कि ये चीज़ वो नहीं, क्योंकि इसका मुझे ऐसा लगता है कि कर्म हर मीडिया से बड़ा है। यस, ये तो है। और Absolutely. कर्म, जब तक कर्म योगी रहोगे, जब तक कर्म उतने ही, अगर फेक से बचना है और आपको अगर बोलते हैं उससे बचना है कि नकली लाइफ से, तो फिर असली कर्मशील बनना पड़ेगा। Exactly, ये तो फिर मैं चाहे आपके 1 मिलियन फॉलोअर हो या बिल्कुल। और चाहे 100 मिलियन फॉलोअर हो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। या ये कर्म 100% मतलब आपका वो हो कि आज नहीं तो कल तो नजर पड़ी जाएगी। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही। आई थिंक राजपाल जी, इसके बाद हमारा सिर्फ एक फन सेगमेंट है, बट फन सेगमेंट में जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ भाई, छोटी सी चीज़ आपसे चाहेंगे ऑडियंस के आपने लिए। इतना लंबा इंटरव्यू मैंने तो आज तक नहीं दिया। भाई आप बोलते गए, मुझे मज़ा आता गया। मैं खुद एंजॉय करता गया। अच्छा, सिर्फ एक आपका जो फेमस डायलॉग है, जो कि हर जगह बोलते हैं ना, मेम्स की जान है और लोगों ने उसको इतना सराहा है, क्या मैं कोई मंदिर की घंटी हूँ? अरे नहीं, मारो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो। ओ सालो, मैं कोई मंदिर का घंटा भी हूँ? कोई याद आके बजा जाता है। क्या बात है? ये हड़ताल कब खत्म, ये इंटरव्यू कब खत्म होगा? सो गाइस, वी आर बैक। और हमारा जो फन सेगमेंट है, वो हम उसकी शुरुआत करेंगे राजपाल जी के साथ। राजपाल जी, पहला जो सेगमेंट है, इसका मतलब है आपको अपनी लाइफ की जो स्टोरी है, आपको मौका देते हैं हम 50 सेकंड में
आपने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी हमको बतानी है, बचपन से लेके अभी तक। आपका समय शुरू होता है अब। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में पैदा हुआ, लखनऊ में पढ़ा, दिल्ली में पढ़ा, मुंबई में आके सिनेमा, मुंबई बॉलीवुड ज्वाइन किया, उसके बाद में पहले सीरियल किया, उसके बाद में फिर फिल्में में ज्वाइन किया और करते करते 2022 में 200 फिल्में कर डाली। क्या बात है। कितना हुआ टाइम? 15 सेकंड में। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो है ये या वो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दिस और दैट। इसमें आप चीटिंग मत करना, ठीक है ना? आपको चुनना पड़ेगा और फटाक से आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? पैसा या सुकून? सुकून। ठीक है। वड़ा पाव या मसाला डोसा? बहुत। ठीक है। राजमा चावल या कड़ी चावल? कढ़ी चावल। अच्छा, मंडी हाउस का खाना या मुंबई का खाना? ये बोथ। थोड़ा ट्रिकी है। बोथ यार, एक बोथ। चलो अच्छा, सीरियस रोल्स और कॉमेडी रोल्स, फिर वही सवाल है। बोथ। टाइम स्पेंट एट भारतेंदु नाट्य एकेडमी या एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहां आपने अच्छा समय व्यतीत किया हो, दोनों में। एनएसडी में। शाहजहांपुर या मुंबई? बोथ। बोथ। अपना दोनों हर जगह चुन रहे हो। क्योंकि जन्मभूमि को अगर छोड़ दोगे तो करम भी नहीं थप्पड़ मारेगी। और अगर जन्मभूमि को पूजोगे तो करम भूमि आपको और ज्यादा प्यार करे। ये तो सही। माधुरी दीक्षित या श्रीदेवी? हृदय से बोलता हूँ बोथ। किशोर कुमार या मोहम्मद रफी? अरे पागल कर दोगे यार आप कि कैसे यार इसीलिए तो है ना, कैसे चुनूं? ये या वो, क्योंकि पता क्या, ये सवाल ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम आदमी कंफ्यूज होते हैं। अब लेकिन बहुत बड़ा अपराध हो अगर, क्योंकि अगर रफ़ी साहब को चुने अब किशोर दा को छोड़ दें, लेकिन किशोर दा को चुने तो रफ़ी साहब को कैसे छोड़ सकते? तो दोनों। कपिल देव या सुनील गावस्कर? कपिल देव। भूल भुलैया विद अक्षय कुमार या भूल भुलैया विद कार्तिक आर्यन? ये थोड़ा ट्रिकी है। कार्तिक आर्यन। डेविड धवन या प्रियदर्शन? बोथ। अच्छा, दो एक्टर्स हैं, आपको बताना है इन दोनों में से वर्सेटाइल ज्यादा, दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं, ज्यादा वर्सेटाइल कौन है? नवाजुद्दीन या पंकज त्रिपाठी? राजपाल यादव। नहीं भाई, ऐसे नहीं निकल सकते भाई। नवाजुद्दीन। नवाजुद्दीन, ठीक है। ओके सो गाइस, ये सेगमेंट भी खत्म होता है, तालियां हो जाए एक बार। ओके, लास्ट सेगमेंट है फटाक से। सोचना नहीं है, फटाक से आंसर देना है। पंकज बोलेगा दादा, तो पंकज जी के लिए भी बोल दीजिए। पंकज चिंता ना करो, आपके लिए भी उतना ही प्यार है, लेकिन ये तो खाली फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। ठीक है, ओके भाई, फटाक से जो और नवाज भाई तो हम लोगों के सीनियर हैं। चलो दोनों से प्यार करते हैं। ओके, ये जो राउंड है फटाक से, आपने सोचना नहीं है, आंसर फटाक से देना है। जैसे फेवरेट सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम? मैं ये सोचकर उसके दिल घर से उठा था। ये कौन सी फिल्म? हकीकत फिल्म। अच्छा अच्छा, हाँ फिल्म हकीकत। ठीक है। आपकी फेवरेट मूवी जिसमें आपने काम किया हो? अरे फटाक से। ढोल। ओके। फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम? मुगले आजम। मुगले आजम। फेवरेट एक्टर? दिलीप कुमार। फेवरेट एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित, ठीक है। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? गोवा। गोवा, क्या बात है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ग्रेट। ओके, इंडिया को छोड़ के फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन अब्रॉड? लंदन। आज के इस दौर का कोई एक्टर, अगर मान लो कल को आपकी लाइफ के ऊपर बायोपिक बनती है, तो आज के दौर का कोई एक्टर जो उसे निभा सकता है? मेरा रोल? हाँ। मुझे डाउट है। नहीं, फिर भी कोई तो एक। नहीं है? कोई तो नहीं कर सकता अभी तक अब आज से कास्टिंग चालू करूंगा, लेकिन मुझे लगता है अभी तक तो कोई ध्यान में नहीं आ रहा, ध्यान में नहीं आ रहा। डन। तो आई थिंक ऐसा कोई एक्टर अभी तक है नहीं। फेवरेट फूड? दाल चावल रोटी। दाल चावल रोटी, क्या बात। आई थिंक दैट्स इट। आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बच के निकल गए, बट फिर भी नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन आपको एक छोटा सा ना एक मेमोरेबल हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। हम ज़रा लेके आइए प्लीज़। ये वैसा नहीं है जैसा करण जौहर साहब अपने शो में देते हैं, ये हमारे मैजेस्टिक मोमेंट जो हमारा चैनल वाह, है वाह, वाह। उसकी तरफ से ये आपके लिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, सो नाइस सर, थैंक यू। अच्छा, इसमें राजपाल जी आपको बता दूं, इसमें जो आइटम्स है ना, ये गोवा की खुशबू है। कल को आप घर जाएंगे ना, तो आपको इसमें गोवा की यादें हमने संजो के रखी हुई हैं। जैसे काजू है, काजू की फैनी है, पोर्ट वाइन है जो कि गोवा में बनती है, रिशादो मसाला है, और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ गोवा में ही मिलती हैं। नहीं, लेकिन बहुत आइटम है इसमें। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया ना, पूरा Right. गोवा इसमें समाया हुआ है। सो आई थिंक राजपाल जी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके वाह साथ। वाह वाह। अच्छा लगा। तो ये लेकिन इसकी सजावट किसने की? ये हमारी टीम ने की।
मैजेस्टिक मोमेंट्स की टीम में। भाई गोल्डी भाई, ये मैं चाहता हूँ कि ये सजावट से इतना प्रसन्न हुआ हूँ कि ये स्पेशल मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर सब पे ये इसका फोटो डाला Yes, है, yes. ठीक है ना, अब पूरी टीम के लिए। क्या ठीक है? बात है। नहीं लेकिन बहुत अच्छा, मतलब वही बोलते हैं ना, खाना बनाना एक चीज़ होती है लेकिन परोसना एक पेशगी होती है। एग्जैक्टली और उसी तरह हमने कोशिश की है परोसने की। आपको अच्छा लगे तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक राजपाल जी ये शो हम यही, रवि भाई, अरे भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मज़ा आया आपके साथ। और कहते हैं ना कि जैसे कि आपने बोला कि लंबा होता गया, क्योंकि मज़ा इतना आ रहा था आपसे बात करके। सोचा था मैंने 15-20 मिनट का करने का, करते करते सो दोस्तों ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं, विराम लगाते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया लेजेंड राजपाल यादव जी से बात करके। आपको भी आई एम श्योर मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैजेस्टिक मूवमेंट्स लाइक करें और शेयर करें, एंजॉय करें।